नमस्कार। उम्मीद है कि अब आप लोग मुझे देख सुन पा रहे होंगे। वैसे तो मुझे हाँ, नमस्ते। आज मैं अपने बहुत ही प्रिय कथाकार ज्ञान रंजन की कहानी सुना रही हूँ। ज्ञान रंजन को बोलने में भी थोड़ी सी असुविधा हो रही है। ज्ञान भाई कहने की इतनी आदत है कि ज्ञान भाई, अपने ज्ञान भाई की कहानी सुना रही हूँ। पिछले दिनों नवंबर में उनका जन्मदिन था और मुझे लगा कि एक कहानी तो मैं जरूर सुनाऊंगी ज्ञान भाई की। और जो कहानी मैंने आज चुनी है पढ़ने सुनने के लिए, उसका नाम है पिता। ये कहानी करीब 60वें दशक की 1964-65 की कहानी है। और उस समय हमारे जो शहर, छोटे शहर थे, वो किस तरह के होते थे, कैसी वहाँ गर्मियाँ पड़ती थी। और लोग आज भले ही कहें कि 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ, लेकिन इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बदल गया। रिश्ते, यहाँ तक कि रिश्ते के तरीके भी बदल गए। ये पिता कहानी उस समय की कहानी है जब आमतौर पर संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक ही घर में कई लोग रहते थे। और उस समय जो हमारे ससुर जी या हमारे पिता अपने बच्चों को किस तरह से प्राइवेसी देने की कोशिश करते थे, और उस प्राइवेसी को देने के लिए, उनको सुख देने के लिए खुद कितने कष्ट उठाते थे, कुछ उस तरह की बात भी ये कहानी बताती है। अब हम, ये बहुत अच्छा है कि अब हम अपनी अपनी जिंदगी भी जीना चाहते हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, बहन हो, बहू हो, कोई भी हो। वो सब चाहते हैं कि थोड़ी प्राइवेसी हो और हम अपनी ज़िंदगी जिए, और ऐसी प्राइवेसी ना हो जिसमें कि किसी का हक मार करके प्राइवेसी ली जाए। तो एकल परिवार है, उस तरह की समस्याएं नहीं होती। बहुत सारे एकल परिवार हैं, लेकिन अभी भी संयुक्त परिवार तो है ही। हमारे देश में बहुत सारे संयुक्त परिवार हैं, तो बहुत लोग उससे रिलेट करेंगे इस कहानी से। तो देखिए कि 60-65 में कैसी कहानियां लिख रहे थे हमारे ज्ञान भाई। और मैं पढ़ती हूँ। ये जो कुत्ते बोल रहे हैं ना, वैसे ये कहानी का हिस्सा है। समझ लीजिए, रात हो गई है, करीब 11 बज रहे हैं रात के, गर्मियों के रात है, और बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं गलियों में। बस समझ लीजिए कि इन्होंने लगभग मेरे लिए एक आसान काम कर दिया है, भौंक भौंक करके। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए कुल आधे पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उसको चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। जो ये आवाज आ रही है, समझ लीजिए सवारी गाड़ी की आ रही है। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता था। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है, तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उसके घर में सभी जल्दी खाया करते, जल्दी सोया करते और जल्दी उठ जाया करते। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले, उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की बातचीत की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी, तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई, जैसा कि जाड़ों में लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर अब सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी, और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा है, किर्रेर किर्रेर। उसको लगा दूसरे कमरों में लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए,
उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर के आती है। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली को चुप कराया जो शुरू हो गया। बिल्ली थोड़ी देर चुप चुप, मां वो कर रही जा रही है, रोई जा रही है, अब सगुनी चुप। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे की गज से कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने के ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। हट हट हट। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाए बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या कष्ट भोगे। आप देखिएगा इस पूरी कहानी में पिता लगभग एक थर्ड पर्सन की तरफ पिता है। पिता पिता ही रहेंगे, बाबूजी बाबाजी नहीं बनते हैं। पिता कितने दूर हो जाता है ना कोई आदमी, कितना दूर, कितना पास और कितना दूर। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठकर पंखा झलने लगे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध में न मार दे। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काट कर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे इस घर के सभी लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना, पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने से चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। सबके लिए धीरे धीरे सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनसे काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानते हैं पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाके बगिए वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसलखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शॉवर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम लोग आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांध तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा, आप अंदर आराम से नहाती को नहीं? तब भी पिता आसानी से टाल गए। हाँ देखेंगे देखेंगे। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल,
पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक फो सिकोड़ कर, अरे बड़ा बेस्वाद है, पैसे बर्बाद कर दिए। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वो कभी प्रभावित ही नहीं होता। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी से उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेव मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बिगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद लद। बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उससे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते। अरे सुबह तो सारे वो इतने रात भर सोते नहीं, सुबह उठते सब आम बीन लेंगे। अब भाई कहाँ ढूंढूं, रात भर इसी तरह से कहते रहेंगे। दीवार से काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहां बहुत खींच हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग से कपड़े पहनने चाहिए, और चौकीदार की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं किस दर्जी से कुर्ता कभी सिलवा लेते हैं, टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सभा सोसाइटियों में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है उनका यह करना, लेकिन सुने तब ना। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए वेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन, फिर तीसरा। चुपचाप सब खीजे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर मां जाएंगी और पिता, विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार से सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं कि आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा हो नहीं पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो हम हैं ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल ही नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए ले आया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार ही नहीं हुए। छोड़ो, हम क्या करेंगे इसका, ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं उसके आगे पाँव की धूल है। अरे भैया, ये धूल सब है सब। लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलवाने चले गए। लेकिन जाने नहीं दिए गए, अभी चलना शुरू किया था उन्होंने जान लेकर के। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह आपका नाप दिलवा दूं, सब ठीक रहेगा, बड़े हंसीएगा, मेरा जानने वाला है वो। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ गए। मैं सबको जानता हूं, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे जर्दियों के काम कराते और अपना लेबल चिपका देते हैं।
साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने जमाने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। अरे भैया, ये उसके आगे ये फैशन वैशन क्या चीज है? मुझे बेकार का पैसा नहीं खर्चा करना। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सबसे ऊपर रखने के लिए करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहां चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक करके आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। पिता बाहर बका कर उठे। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता ही नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल मशीन की तरह, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा होगा उन्होंने, वही उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक, तो कभी झूठ लगता। यह देख देख कर कि कोई व्यक्ति केवल दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है। और कैसे काट लेता भाई। तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे ऐसे देख करके बहुत से सवाल करके उसे हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले से ही बेखबर सो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद वह भी शांत हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस न हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता जाग या सो रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त है। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्से में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो गए होंगे। वह विषादग्रस्त महसूस करने लगा कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा करना शुरू कर दिया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने से सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिजाव आ गया और मन विषाद से भर गया। ऐसा लगा जैसे कि उसके आंखों में जलन हो रही है। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच करके नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन ही नहीं था। वह अनुभव करता था कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने से उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने बेटों के सामने कभी हाथ तो नहीं पसारा। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुहचुहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाश्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं घटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बाल को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपए महीना भेजता रहा था। एक बार अचानक कप्तान भाई होली की छुट्टियों में आ गया।
पिता ने उसके हाथ में उसके नाम के 1200 रुपए वाली एक पासबुक थमा दी। सब चौंके। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भी बोध हुआ। उसने अपने को छोटा भी महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घट करके शून्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं हमारे कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने के बाद उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रह पूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोको शेड से उठती इंजनों की शंटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापे, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भांक। बस कहीं ये उल्लू एक गति एक वजन विवत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी समय दूर या पास कोई अचानक आवाज उठेगी, घंटी टंटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे रहते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना कितना बेकार है। पिता शायद औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खांस खखार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि वह अब सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांध के पंखे की तरफ देखना शुरू कर दिया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उछलकर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षण गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उससे शरीर में एक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी और मुंह में बुरा सा स्वाद भर गया था। उठकर उसने 2-3 कुल्ले की और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान से खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई थी। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हैं, पता नहीं। अभी भी उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली। ऐसा उन्होंने दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर के सभी लोग निश्चित रूप से सो गए हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वही सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बात तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बात तर हो गया है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार ये भाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी पर झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है उसके भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करके उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं
बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। यह थी कहानी पिता। देखा अपने पिता को, देखा अपने पुत्रों को, देखा पिता की कितने कंसर्न्स हैं अपने परिवार के लिए। और बच्चे भी ऐसे नहीं है जो पिता को पसंद नहीं करते। उनके ना नींद, अगर उन्हें नींद नहीं आ रही तो इधर बेटे को भी नींद नहीं आ रही। ये ऐसी कहानी है। यह उस समय की कहानी है जब इस तरह से भीषण गर्मियां पड़ती थी। गर्मियां तो अभी भी पड़ती हैं, लेकिन उपाय आ गए हैं। पिता अक्सर उस वट वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छाया में हमें बैठना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर से जो चिड़िया चिंगार कुछ उल्टा सीधा हमारे सर पर बीट वीट कर दे, या फिर जब कभी हमें लगे कि अगर यह पेड़ ना हो तो धूप तेज आएगी, या पेड़ के कुछ तने कटा दिए जाए तो धूप अच्छी आएगी, यानी सर्दियों के दिनों में, तब हमें खीज और ऊब भी होने लगती है। ऐसा नहीं है क्या? यह लगातार वो वट वृक्ष अगर उस अपनी जड़ें फैलाता फैलाता घर भर को आच्छादित कर ले तो लगता है कि हम कैसे सांस लेंगे। संबंध ऐसे ही होते हैं। इसी में हमें सांस लेने के लिए जगह बनानी होती है, और पिता लोग चाहते हैं कि उनकी जड़ें इस तरह से ना फैले कि बच्चे सांस ना ले सके। वो बाहर रहते हैं ताकि बच्चे अंदर चैन से अपनी प्राइवेट जिंदगी, अपनी सुंदर जिंदगी जी सकें। तो यह थी कहानी पिता ज्ञान भाई की। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और आज फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ।